तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए थे। चलिए 1 को ऑप्शन देना है कि निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आपके आए थे। यहाँ पर जवाब देना है 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो सर टॉमस रो हैं और फायान है और आपके हुएन सांग हैं। तो देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले आपके आए थे फायान आए थे, फिर आपका हुएन सांग, फिर आपका टॉमस रो, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। देखो जो चंद्रगुप्त के समय वो आया था आपका फायान आया था, हर्षवर्धन के समय आपका हुएन सांग आया था, है ना। और यहाँ पर जो टॉमस रो आए थे जहांगीर के समय आए थे। तो आप ही समझ लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका हो गया, ऑप्शन बन गया आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। चलिए बताइएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2 का ऑप्शन क्या बनेगा, 2 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी जिस भाषा में लिखी गई है वह आपकी कौन सी है। तो चलिए 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, 3 का ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो बाबर की आत्मकथा है तुझके बाबरी, ये किस भाषा में लिखी गई है। चलिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपकी तुर्की भाषा में है। कैसी है आपकी, तो आपकी तुर्की भाषा में है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। कभी कभी आपसे होता है चगताई तुर्क, क्या बोला जाता है, चगताई तुर्क के नाम से भी इस भाषा को जानते हैं। याद रखिए, चगताई तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपके समुद्रगुप्त हैं, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका जो साम्राज्य था वो काफी बड़ा था और इसके जो विजय के पताके थे चारों तरफ यहाँ पर क्या थे, कह सकते हैं कि विख्यात था। तो इस कारण से इसे क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। चलिए बताइएगा, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर धर्मपाल। कौन था भाई, धर्मपाल। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। नव बौद्धवादी के प्रतिपादक इनमें कौन है, आपको 6 नंबर का जवाब देना है। चलिए 6 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिससे ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बताइए कौन से अधिवेशन में ऐसा शब्द कहा था इन्होंने। तो ये अधिवेशन था आपका लखनऊ अधिवेशन, जो कि आपके 1916 में हुआ था, है ना। लखनऊ अधिवेशन में एक काम और हुआ था, जो नरम दल था गरम दल था वो आपस में मिल गए थे, है ना। आपस में क्या हो गए थे, मिल गए थे। तो इसलिए ये आपका जो अधिवेशन होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान तथा अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का प्रथम प्रयास किया गया था। यहाँ पर देखिए 8 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर में से क्या हो सकता है। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िएगा, कह रहा है किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान और उनका अखिल भारतीय संघर्ष के लिए सर्वप्रथम इनका प्रयास पूछा गया है। तो देखो भाई ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्या ऑप्शन आपका हो सकता है 8 नंबर में। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। याद रखिए, रॉलेट एक्ट, अर्थात जो आपका 1919 आपका है, ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट के रूप में एक घृणित कानून पारित किया था, जिसके द्वारा प्रशासन को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या बिना मुकदमे के बंदी बना लेते थे, है ना। और रॉलेट कानून के विरोध में गांधी जी ने क्या किया था कि 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया था। कब, 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान कराया था। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया, 9 का ऑप्शन देना है। तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपको मालूम होगा कि 1922 में चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। कहां पर, आपके गोरखपुर में। कहां पर भाई, आपके गोरखपुर में घटित हुई थी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में आपका है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। चलिए बताइए, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। किसने किया था सबसे पहले, तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे। इसके बाद सेकेंड नंबर में आपके डच आए थे। कौन आए थे, आपके डच आए थे। फिर आपके अंग्रेज आए थे, फिर आपका डेनिश आए थे, फिर आपके फ्रांसीसी आए थे। तो इस क्रम में आए थे, तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कि कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, 11 का ऑप्शन दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर श्रीशैलम बांध। कौन हो जाएगा, श्रीशैलम बांध इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और भी बांध आपके हैं, और भी बांध इसमें है, इसका ऐसा नहीं कि इसमें यही है। नागार्जुन सागर परियोजना है ना, और आपकी अलमाटी बांध है ना, कई आपकी योजना आपकी चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी आपसे पूछा है, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए 12 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, गंगा की जो डॉल्फिन है, क्या गंगा डॉल्फिन, जो कि ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए डॉल्फिन को 2009 में, क्या 2009 में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया था, जो कि एक स्तनधारी प्राणी है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहां पर कह सकते हैं कि आपसे दिया गया है नोवा मंडी। ये नोवा मंडी ये किसके लिए जाना जाता है, ये किसके लिए जाना जाता है, तो लॉ अयस्क के लिए, आपका लॉ अयस्क इसका 3 हो जाएगा। कोडरमा जो जाना जाता है आपके अब्रक के लिए जाना जाता है, इसका 1 हो जाएगा। कल्पक्कम जो जाना जाता है आणविक शक्ति के लिए जाना जाता है, तो आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। और कर्णपुरा जो जाना जाता है कोयला के लिए, किसके लिए, कोयला के लिए, इसका आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए भाई क्या ऑप्शन आपका बन रहा है, 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2। देखिए ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर आपके बी नंबर, क्या हो गया है, बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, 14 का ऑप्शन देना है। तो देखो 14 की अगर हम बात करते हैं तो आपका है ऑप्शन डी पालकोंडा पहाड़ी। याद रखिए कि जो आपके दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर कई पहाड़ियां स्थित हैं, जिसमें से पालिनी हो गया, सिवराय पहाड़ी हो गई, जवादी पहाड़ी हो गई, ये स्थित है। लेकिन ये जो आपकी दिए गया पालकोंडा, ये आपके कहां पर पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। कहां पर, आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही दिया गया है। यहां पर कुछ इस प्रकार से पॉइंट आपको दिए गए हैं, ऐसे पॉइंट आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, कूट आपको लेना है। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा छोटा इसमें करते हैं। कह रहे हैं भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो ये भाई क्या छठा आपका है क्या, भाई छठा तो आपका नहीं है ना। यहां पर 7वें नंबर में आपका आता है, पहला ऑप्शन गलत दिया है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये आपका देखो सही दिया है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये क्या पॉइंट सही है, 3 नंबर में क्या सही है क्या भाई, ये वाला पॉइंट आपका सही है। तो यहां पर देखो कह रहा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, लगभग बीच से दिया है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में, लगभग बिल्कुल सही दिया है ना, लगभग सही है, हाँ लगभग सही है, हाँ ये सही दिया गया है, ठीक है ना। फिर दिया है डी नंबर है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो भाई पूरी तरीके से कैसे हो सकता है, जब यहाँ पर आपको इस प्रकार से भूमध्य रेखा है ना, यहाँ से कर्क रेखा जाती है, तो यहाँ पर बीचों बीच बसा है, तो भाई पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय कैसे है, ये तो शीतोष्ण हो जाता है ना। इसका मतलब ऑप्शन आपका, मतलब जो फोन नंबर है ये भी आपका नहीं सही है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन सही थे, एक तो दूसरा सही था और एक आपका कौन सा, तीसरा सही था। तो ऑप्शन देखो आपको सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मूल्यह्रास किसे कहते हैं। मूल्यह्रास किसे कहते हैं, यहां पर 16 का ऑप्शन देना है। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मूल्यह्रास किसे कहते हैं। देखिए यहां पर दिया किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट, नहीं। कह रहा है भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट, बिल्कुल सही है। यहां पर कोई भी भौतिक संसाधन मतलब होता है, कोई मान लीजिए आपके घर में कोई मशीन है, मान लीजिए कोई पंखा है ना, तो इसमें क्या होता है, इस्तेमाल जब करोगे तो कहीं ना इसमें कुछ ना कुछ क्षति होगी कि नहीं होगा, टूट फूट होगा कि नहीं होगा, उसी को हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों चलिए जवाब दीजिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। 17 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या होगा, यहां पर देखिए 2 अक्टूबर 1975 में। कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1975, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022-23 में आवंटित की गई है। तो चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022-23 में आवंटित की गई है। 18 का ऑप्शन देना है। चलिए 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर डी नंबर हो जाएगा 48,000 करोड़ रुपए। कितना, 48,000 करोड़ रुपए, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष, तो ऑप्शन बनेगा ये नंबर जुलाई 1944 में। कब, जुलाई 1944 में। लेकिन देखा जाए कि आप प्रवर्तक हुआ था ये दिसंबर 1945 को ये प्रवर्तक हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संवेदी सूचकांक में
कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है। यहाँ पर जो सेंसेक्स है आपका, तो संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है। 20 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा 30। कितना 30 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है, क्या लाभ है भाई, यहाँ पर लाभ क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए सी नंबर। कह रहा है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जो भी नया क्वेश्चन आपको मिले, जो भी नया क्वेश्चन मिले अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, जो भी नया क्वेश्चन मिले अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। यही सच्चा ज्ञान होता है यूट्यूब से। अगर यूट्यूब में आप पढ़ रहे हैं तो जो नया क्वेश्चन मिले उसकी तुरंत आप कॉपी में नोट करिएगा और एग्जाम के समय उसी का रिवीजन कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है। जो उच्चतम न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आपके आर्टिकल में कहा गया है, तो ये कहा गया अनुच्छेद 129, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, अनुच्छेद 129 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटा दिया गया है। तो देखिए बताइएगा, जो 44 नंबर का संशोधन है तो उसको उस संशोधन में से किस श्रेणी से हटाया गया है, किसे हटाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है कौन सा भाई, संपत्ति का अधिकार, 23 को ऑप्शन सी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसको 300 के का में इसे रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व आपका है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व आपका है। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा, राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए 24 को ऑप्शन की अगर हम बात करें, 24 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। क्या है, कार्यपालिका और विधायिका का क्या है, आपका संयोजन, अर्थात कह सकते हैं कि समन्वय होता है। क्या होता है, समन्वय होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग पृथक रहती हैं। तो इस कारण से जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की है 25 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाग 9। जो भाग 9 है, अनुच्छेद 243 से लेके आपके 243 ओ तक कुल जो आपके हैं 16 आर्टिकल आपके हैं, है ना। 11वां अनुसूची आपकी जोड़ी गई है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 29 विषय हैं, कितने, 29 आपकी विषय याद रखिए। और यहाँ पर जो पंचायती राज की स्थापना की गई थी तो उसमें ग्राम स्तर और खंड स्तर और जिला स्तर के लिए व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने के यंत्र जो होता है कौन सा होता है। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी का यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है जिससे मापते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके ओडोमीटर से। किससे मापते हैं, तो आपके ओडोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहां पर देखो दिया है एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर क्या होता है, तो गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि दर को मापने के लिए होता है। ठीक है। ऑडियोमीटर होता है ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को मापने के लिए यहां पर ओंटोमीटर होता है, ओंटोमीटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुंडिक नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुंडिंग नाम से प्रसिद्ध है 27 नंबर में। तो 27 को ऑप्शन हो जाएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है 28 नंबर में। चलिए जंतु जगत का सबसे बड़ा जो आपका संघ है वो कौन सा है, देखो आपका होता है संघ आर्थ्रोपोडा। कौन है, संघ आर्थ्रोपोडा, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत देखा जाए काफी चीजें आपकी होती हैं और खुला परितंत्र में आपके पाए जाते हैं, है ना। झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, ये दुनिया आपके बहुत पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है तो आपके किस में पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए हरित लवक पाया जाता है किस में पाया जाता है। चलिए देखिए 29 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है, उपयुक्त सभी, अर्थात राइबोसोम और थाइलेकाइड और आपके क्वांटासोम में, अर्थात इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी में पाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा होता है। जो आपका
कौन सी पेशी होती है, किस प्रकार की पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है? तो ये आपकी जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, क्या जो आपकी ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनमें लैक्टिक अम्ल का जमा होता है और लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण ही हमें क्या होता है, थकान का महसूस होता है, अर्थात थकान का अनुभव प्रतीत होता है। मतलब ऐच्छिक पेशियां मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रण होती है, उन्हें कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है? चलिए बताइएगा, रामायण शब्द में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर इसे तोड़िए, सबसे पहले इसे जगह हम लोग तोड़ेंगे तो बनेगा राम धन अयन। क्या निकलेगा? राम धन अयन निकलेगा, राम धन अयन निकलेगा। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर दिया गया है छोटा, यहाँ पर दिया है छोटा, तो दोनों को मिलकर बन गया बड़ा, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो गया कि ना हो गया? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर सी हो जाएगा, दीर्घ संधि। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट और भी आपको दिया है कि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मतलब होता है, व्यंजन संधि में यही रूल एक ये होता है कि जो दिया गया है राम, क्या बनेगा? राम धन, जो आपका दिया है अयन, क्या है आपका? अयन। तो यहां पर क्या होता है कि ना का परिवर्तन क्या हो जाता है? अड़ा में हो जाता है। ना का परिवर्तन क्या होता है? अड़ा में हो जाता है। तो यही रूल, यही मैं फॉलो कर लेता है, ये ऑप्शन के अनुसार होते हैं, तो आपका इसका सी नंबर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है इप्सित शब्द का विलोम क्या होता है? इप्सित का विलोम क्या होता है? चलिए इप्सित का विलोम जो होता है अनिप्सित होता है। क्या होता है? अनिप्सित, जो कि ऑप्शन क्या है आपका? बी नंबर है। यहाँ पर बेईमान का होता है विलोम आपका ईमानदार होता है। यहाँ पर अनिष्ट दिया है अनिष्ट, और अनिष्ट का होता है इष्ट होता है, और इंकार का होता है स्वीकार होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है खिड़की शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। खिड़की शब्द का सही पर्यायवाची इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देते रहिए, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको हर एक प्रकार के प्रकाशन हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी प्रकाशन आपका हो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग भाई नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए खिड़की शब्द का पर्यायवाची 33 नंबर में, खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? यहाँ पर खिड़की शब्द का पर्यायवाची पूछा है, क्या बनेगा भाई? चलिए 33 नंबर में बताइए क्या हो जाएगा? खिड़की का पर्यायवाची होता है गवाच, हमने पढ़ाया भी था। यहाँ पर देखिए जैसे होता है वातायन, हवा आती है ना, तो हवा आती है वातायन, वातायन भी कहते हैं, गवाच भी कहते हैं, झरोखा भी कहते हैं, है ना, और दरीचा भी कहते हैं। क्या? दरीचा भी कहते हैं, दरीचा भी कहा जाता है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उनसे संबंधित शब्द आपके अशुद्ध दिए हैं? अशुद्ध वाक्य की पहचान करिएगा। कह रहा है वह जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षमाशील कहते हैं। वह जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षमाशील कहते हैं। तो ये क्या सही बात है क्या? तो देखो यहाँ पर सही बात होती है क्षमितव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वह जो क्षमा करने योग्य हो उसे हम लोग कहते क्या हैं? क्षमितव्य। क्या ऐसे लिखेंगे? क्षमी और इसके बाद ता, फिर इसके बाद ऐसे, तो इस प्रकार से क्षमितव्य होता है। ठीक है ना? तो ये आपका पहला ही पॉइंट आपका क्या है? गलत दिया गया है। अच्छा क्षमाशील क्या होता है? तो क्षमा करने वाला व्यक्ति, याद रखिए ये जो शब्द दिया है इसका अर्थ क्या निकलेगा कि क्षमा करने वाला व्यक्ति। तो क्षमा करने वाला व्यक्ति के लिए हम लोग बोलते हैं क्षमाशील। क्लियर है ना? और अगला यहाँ पर दिया है भूख से व्याकुल को बोलते हैं क्षुद्धातुर, कटा फटा हुआ के छत विच्छत कहते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसे छेपक कहते हैं। पहला आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? 35। तो देखिए 35 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बनेगा सी नंबर आय। देखो आय कैसी है, आय कैसी है, और कैसा और कैसी से पहचान होती है, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। इतनी खासियत ये है इस वाले प्रैक्टिस सेट में, उत्कर्ष प्रकाशन में, ये खासियत है कि इसमें जो गद्यांश होते हैं, तो गद्यांश तो होता है लेकिन उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्रामर से होते हैं। तो देख सकते हैं कि ग्रामर आपके गद्यांश का ही क्वेश्चन है लेकिन ग्रामर है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा पढ़ने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से नैतिकता शब्द का विलोम क्या होता है? स्किप नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन जो आपके ग्रामर से हैं। नैतिकता शब्द का विलोम पूछा है, तो नैतिकता का विलोम क्या होता है? अनैतिकता होता है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, अनैतिकता होता है सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से बना शब्द आपका नहीं है, एक प्रत्यय से बना शब्द आपका नहीं है 37 नंबर में। तो आपका देखिए कह रहा है धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, लेकिन सार्थक है क्या? नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है संयम संधि रूप आपको बताना है। संयम का संधि रूप क्या हो जाएगा? तो संयम का होता है समधन यम, अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, क्योंकि जो माँ होगा वो आधा ही होगा, जो कि व्यंजन संधि आपकी है। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़िए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से मापदंड के लिए पर्यायवाची क्या है? मापदंड का पर्यायवाची पूछा गया है। तो देखो मापदंड में होता है जैसे पैमाना हो गया, मानक हो गया, प्रतिमान हो गया। मतलब देखा जाए तो ऑप्शन देखिए आपका कौन है? बी वाला, यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें कोई संदेह ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है। जिसमें कोई संदेह ना हो उसके लिए कौन सा शब्द होता है?
चलिए दोस्तों, यहां पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा निसंदेह, क्या होता है, निसंदेह होता है, याद रखिए निसंदेह हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है प्रजातांत्रिक शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रजातांत्रिक शब्द में जो प्रत्यय होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर जो आंसर है आपका राइट क्या होगा, ये भी क्या है, गद्यांश से ही है। ये भी क्वेश्चन क्या है, जो आपके गद्यांश है उसी का क्वेश्चन आप कहें दूसरे गद्यांश का, क्योंकि आपके पास दो गद्यांश मिलेंगे, तो उस दूसरे गद्यांश का क्वेश्चन है। प्रजातांत्रिक शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उदासीन शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं। उदासीन शब्द के पर्यायवाची पूछा है 42 नंबर में। तो उदासीन का होता है क्या है, विमुख होता है, वैरागी होता है, अनासक्त भी होता है। मतलब पहला ही जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो रिपु, रिपु होता है किसका, शत्रु का होता है, किसका होता है, शत्रु को होता है। निर्धन जो होता है किसका होता है, तो आपके गरीब का होता है। और यहाँ पर वायु जो होता है हवा का होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है। भ्रष्टाचार शब्द में समास पूछा गया है, और यहाँ पर 43 में ऑप्शन क्या होगा, 43 का ऑप्शन होगा कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय समास, मतलब भ्रष्ट है जो आचार, भ्रष्ट है जो आचार अर्थात भ्रष्टाचार। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अति आवश्यक शब्द का संविच्छेद बताइएगा। अति आवश्यक शब्द का संविच्छेद क्या बनेगा, तो अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक। देखिए जो ऑप्शन है यहां पर आपका कौन सा, बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पारिस्थितिकी शब्द में उपसर्ग और आपको मूल शब्द बताना है। तो पारिस्थितिकी शब्द में उपसर्ग और मूल क्या बनेगा, तो यहां पर परिधन निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा परि, और इसके बाद निकलेगा स्थिति। तो परिधन स्थिति, एक देखिए ऑप्शन आपका ए नंबर मिल चुका है। पर इसमें जो आपका है ये उपसर्ग है, और स्थिति इसका क्या है, मूल शब्द आपका है। तो ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन मिल गया यहाँ पर आपका ए नंबर। समझ में आ रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है कि हमारी लैंग्वेज समझने में आपको समस्या आ रही है, या हम तेज पढ़ाते हैं, या आपको हमारी लैंग्वेज पकड़ में नहीं आ रही है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को आ रही है। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं है हम तेज पढ़ा रहे हैं आपको समस्या आ रही हो, कुछ समस्या हो तो बता दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। यहां पर बताइए कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। और सबसे लंबी तटरेखा मतलब ये हो गया कि जो ये आपका क्या है, प्यारा सा भारत है ना, यहां पर ये गुजरात है। तो देखो कितनी दूर ऐसे ऐसे बना है, और इसे लंबाई में करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहां पर जो आपका कौन है भाई, गुजरात है, ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो आपकी सीमा रेखा है, तट रेखा, वो आपकी सबसे लंबी है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कहां की हो जाएगी, तो यहां पर आपका गोवा है, तो गोवा की सबसे छोटी हो जाएगी। क्लियर है ना। एक पॉइंट और पूछ लेता है कि यहां पर कह सकते हैं जो तट रेखा है वो आपकी 6100 किलोमीटर, कितनी 6100 किलोमीटर कंप्लीट देखा जाए, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप को मिलाएंगे तो 7516.6 इतने आपके कह सकते हैं किलोमीटर है। ये कंप्लीट आपकी है क्या, कंप्लीट आपकी यहां पर क्या है, ये आपकी रेखा हो जाएगी, कंप्लीट आपकी क्या होगा, जो तट रेखा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, 52 नंबर में। ऑप्शन भी होगा लखनऊ, क्या हो जाएगा, लखनऊ, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर देखो औषधि शब्द दिया है ना, तो आपका लखनऊ होगा। सुगंधित आपसे पूछ लेता तो भी आपको बताते क्या, आपके लखनऊ ही बताते, याद रखिएगा। क्लियर है भाई। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है ये आपके कहां पर है, तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर द हेग। क्या हो जाएगा, द हेग, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। द हेग कहां पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। कहां पर है, नीदरलैंड पड़ता है। अगर पूछे स्थापना कब की गई थी, तो आपकी 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। हमने पॉइंट ये भी बताया था कि इस न्यायालय में आपके 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने, 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से इनकी कितने वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए आपके नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है ना। एक पॉइंट और भी बताया था कि किसी एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं साथ साथ, मतलब किसी भी देश के 2 न्यायाधीश एक साथ नहीं हो सकते हैं, एक देश का एक न्यायाधीश होगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, यहां पर 54 नंबर में ऑप्शन क्या होगा। 54 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर जो ग्रैमी अवार्ड है, कौन है, जो ग्रैमी पुरस्कार है, ये संगीत से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जा रहा है आपके 1959 से, कब से, 1959 से ये दिया जा रहा है, याद रखिए किसके द्वारा, तो आपके प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जा रहा है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है रिंग गिट किस देश की मुद्रा है। रिंग गिट किस देश की मुद्रा है पूछा गया है।
है। ये देखिए भैया मलेशिया, आपने नाम सुना होगा मलेशिया, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर हो जाएगा मलेशिया की मुद्रा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक शब्द आपने सुना होगा कोलालमपुर, क्या कोलालमपुर सुना होगा मलेशिया की राजधानी, याद रखिए मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, कोलालमपुर, कोलालमपुर ये मलेशिया की राजधानी है। यहाँ पर थाईलैंड की मुद्रा पूछी जाती है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बाहत है, क्या है भाई, बाहत जो इसकी मुद्रा है थाईलैंड की है, क्लियर है ना। भूटान की मुद्रा पूछ लेता है, क्या बताएंगे, न्यू ग्रेटरम, हम लिख दे रहे हैं न्यू निगु ऐसे होगा, और इसके बदला फिर इसके बाद ट्रा, फिर आपका माँ, है ना। इसके बाद आपका होता है मालदीव की, तो मालदीव की होती है रुपया, क्या होता है, रुपया होता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गीत गोविंद किसने लिखा था, गीत गोविंद किसने लिखा दोस्तों बताइएगा। 56 का ऑप्शन भी हो जाएगा जयदेव, है ना, जयदेव जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर आ रहा है। सबके जवाब नहीं आ रहे भाई, ऐसा क्यों, चलिए ये बताइएगा कि भैया सबके जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं, सब लोग साथ में जवाब दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ लोग ही जवाब दे रहे हैं। चलिए बताइएगा कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, ये संबंधित है आपके उड़ीसा से, कहां से, आपके उड़ीसा से संबंधित है, याद रखिएगा आपका जवाब नंबर राइट हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि पुरी में जो आपका है, पुरी में जो आपका जगन्नाथ मंदिर है उससे जुड़ा हुआ एक प्राचीन उत्सव है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य पूछा है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा सी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और आपके यूएसए, जो कि ऑप्शन क्या है यहां पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, है ना। और एक पॉइंट और भी आपको करंट अफेयर में पढ़ने को मिला होगा कि भारत जो आपका है 2021-22 में, भारत 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य आपका बन गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं, साजन प्रकाश किससे संबंध है, यहां पर 59 का ऑप्शन, यहां पर इनका संबंध है तैराकी से, किससे है, साजन प्रकाश का संबंध है आपके तैराकी से। साजन प्रकाश ने क्या किया था, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं, क्या ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं, याद रखिए। और ये केरल राज्य के रहने वाले हैं, कहां के हैं, तो आपके केरल राज्य के रहने वाले हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, जवाब दीजिए। चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर जो ऑप्शन है 60 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 8 अक्टूबर 1932, क्या 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। वायुसेना का मुख्यालय कहां पर है, तो आपकी दिल्ली में है, अर्थात आपकी दिल्ली में है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 10 जनवरी 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये आपके किससे दिया है, ये दिया गया आपके रीजनिंग से। तो रीजनिंग और मैथ आपके अलग से मिलेगा, अलग वीडियो में मिलेगा, है ना। रीजनिंग और मैथ जो है वो आपकी अलग से आपकी क्लास होगी, उसमें सॉल्व कराया जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं। तो देखो भाई 91 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए 91 का ऑप्शन देना है आपका राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ पर 1 मई को मनाते हैं, क्या 1 मई को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे सतत अर्थात यहाँ पर MSME जेड प्रमाणन योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो ये बताइएगा कि MSME सतत प्रमाणन योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो ये शुभारंभ किया है आपके नारायण राणे, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर। ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री हैं, क्या ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री हैं, याद रखिए नारायण राणे ने आपका ये योजना शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2 मई 1922 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियंस 2022 का खिताब जीत लिया है। तो देखिए 2 मई 2022 की बात है, और ये जीता किसने है, तो आपके रोनी ओ सुल्वीन, कौन है, रोनी ओ सुल्वीवन, इन्होंने जीत लिया है। यहां पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा, ये इंग्लैंड की हैं, कहां के हैं, आपके इंग्लैंड के हैं, याद रखिए। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। तो चलिए 94 का जवाब देना है, यहां पर आपका राइट आंसर होगा क्या। चलिए करंट अफेयर तो किसी से गलती नहीं होनी चाहिए, करंट अफेयर तो किसी से गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए 150वें स्थान पर है, कितने में है, तो आपके 150वें स्थान पर इसका जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा, 150वें। जबकि इससे पहले कितना था, 142 था। इसके पहले जो था वो 142 था, याद रखिए इससे पहले जो था 142 था, लेकिन अब आपका कितना है, 150वां स्थान है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। 95 का जवाब देना है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए भाई, राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहां पर आंसर बी हो जाएगा 4.4। कितना कर दिया है? 4.4 कर दिया है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जीवला विशेष ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? जीवला विशेष ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? 96 का ऑप्शन क्या होगा? तो 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ये एक ऋण योजना है। क्या? ये एक ऋण योजना है जो कि राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो कि 3 वर्ष से अधिक जेल में सजा काट रहे थे, उनके लिए ये योजना आपकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मई 2022 में किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के पद पर यहां पर संभाला है? तो चलिए बताइए, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक जो आपका है, इसका जो डीजी का पद है, ये किसने संभाला है? चलिए आपके पास ऑप्शन है 97 में, तो ऑप्शन जो है सी नंबर संजीव कपूर है। कौन है? संजीव कपूर इसका जो ऑप्शन है, यहां पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य इनमें से बताना है, तो 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र जीन बैंक को मंजूरी दे दिया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, मिड डे मील के साथ सहकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मिड डे मील के साथ सहकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है 99 में? तो यहां पर आंसर हो जाए ए नंबर आपका तमिलनाडु है। याद रखिए, तमिलनाडु जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? तो देखिए भाई, ऑप्शन क्या होगा? यहां पर 100 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपके वियतनाम होगा। क्या? यहां पर वियतनाम लगाना है, चाइना मत लगा दीजिएगा। ये वियतनाम में बनाया गया है। याद रखिएगा, इसका नाम है बैक लॉन्ग ब्रिज। क्या नाम है भाई? इसका नाम है बैक लॉन्ग ब्रिज, ये इसका नाम है। याद रखिएगा, मतलब होता है व्हाइट ड्रैगन, इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है व्हाइट ड्रैगन, होता है व्हाइट ड्रैगन। और ये 632 कितना 632 मीटर लंबा है, यानी करीब देखा जाए तो आपका यहाँ पर 2073 फीट का, क्योंकि मीटर आपका ये क्या है? मीटर है, और फीट में देखा जाए लगभग 2073 फीट आपका है। ऊंचाई देखा जाए तो 150 क्या है मीटर, यानी 492 फीट इसकी क्या है? आपकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये क्या हुआ? क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। हिंद वंदे मातरम।